हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीड फॉर एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनामिक्स के बारे में कुछ और चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने थर्मोडायनामिक्स का इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ चीज़ें सीखी, उसके कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं उसके बारे में सीखा। आज हम लोग चलेंगे एक कदम आगे। तो आज के हम लोग जो टर्म सीखने वाले हैं, सबसे पहला टर्म हम लोग जो सीखेंगे दैट इज़ वर्क। पहला हम लोग टर्म सीखने वाले हैं वर्क। वर्क अब वर्क जो होती है थर्मोडायनेमिक्स के केस में, जनरली हम लोग जो वर्क लिखते हैं वो होती है मैकेनिकल वर्क। वर्क बेसिकली मैकेनिकल वर्क एक होता है। मैकेनिकल वर्क अगर हम लोग कहना चाहें तो मैकेनिकल वर्क किसको कहेंगे, जैसे कि मूवमेंट ऑफ पिस्टन। मूवमेंट ऑफ पिस्टन, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है एक गैस का वॉल्यूम जो है चेंज हो रहा है। एक गैस एक कंटेनर में रखा हुआ है, उस गैस का वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो पिस्टन की क्या होगी, मूवमेंट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर ये कंटेनर रखा है, और इसके ऊपर हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने एक ऐसे एक पिस्टन लगा रखा है। यहाँ पे एक पिस्टन यहाँ पे लगा रखा है और यहाँ पे एक गैस है, ठीक है। अगर ये गैस एक्सपैंड होगा तो ये पिस्टन क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। पिस्टन क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये एक्सपैंड हो तो पिस्टन क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये बेसिकली हम लोग वर्क तभी कहेंगे कि जब एक एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स या फिर अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट में कोई अगर वर्क हो। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से हम लोग को पता है कि वर्क क्या होता है। वर्क हम लोग W जो लिखते हैं, W इज इक्वल्स टू, या फिर अगर DW लिखें, DW होता है F.dx, वही होता है। और हम लोग जानते हैं कि वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक स्केलर प्रोडक्ट है। या फिर हम लोग लिखते हैं कि DW होता है F.dx cos थीटा, अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो, ठीक है, F.dx cos थीटा। लेकिन अगर आप गैस के लिए अगर लिखोगे तो गैस के लिए वर्क होता है DW इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं कि गैस के, हम लोग अगर कहना चाहें कि वर्क को अगर दिखाना चाहेंगे, एक्सप्रेस करेंगे वर्क को इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, क्योंकि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये तीन जो है गैस के पैरामीटर्स होते हैं। अगर गैस के पैरामीटर्स के फॉर्म में अगर वर्क को एक्सप्रेस करना चाहें तो वर्क होता है PdV, मतलब P और इन्फाइनेटेसिमल स्मॉल वॉल्यूम dV, उसका प्रोडक्ट कैसे आएगा ये चलिए देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि F.dx होता है, हमने cos थीटा को 1 पकड़ लिया, ठीक है, cos थीटा को हमने 1 पकड़ लिया। आइडियल केस में ये 1 होता है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जब उन दोनों के बीच में एंगल जब 0 डिग्री होती है तब cos थीटा 1 होगी। x हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग फोर्स को एरिया से डिवाइड करेंगे और dx को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने एरिया से मल्टीप्लाई किया और इसको एरिया से डिवाइड किया, तो फोर्स बाय एरिया क्या हो जाएगा, प्रेशर। और dx इंटू ए ये हो जाएगा dv, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। तो लेंथ अगर आपका बहुत छोटा होगा तो वॉल्यूम भी बहुत छोटी आएगी। तो dx हमने क्या रखा है कि इनफाइनेटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, या फिर उतना छोटा लेंथ, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगी उसको हम लोग dv लिखेंगे। तो dw होता है dv, ये वर्क का होता है जनरल इक्वेशन, ठीक है। फिर वर्क के बहुत सारे केस होते हैं, वो हम लोग एक सेपरेट लेक्चर में बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस में कैसे कैसे वर्क होंगे, ठीक है। खैर वो बात की डिस्कशन है। तो वर्क के बारे में हम लोग यही जान के रखनी है कि मैकेनिकल वर्क है मूवमेंट ऑफ पिस्टन। अच्छा, उसके बाद में दूसरा टर्म हमें जो देखने को मिलता है वो है इंटरनल एनर्जी। बेसिकली अगर आप लोग देखें कि टेम्परेचर, गैस का जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट लिंकिंग होता है इंटरनल एनर्जी का। इंटरनल एनर्जी वही क्वांटिटी है, वही एंटिटी है जो कि टेम्परेचर को डिटरमाइन करती है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर ऑफ गैस, ठीक है।
टेम्परेचर ऑफ गैस। इसका मतलब इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। तो यू प्रोपोर्शनल होती है टी की, मतलब टेम्परेचर, मतलब जिस गैस का टेम्परेचर ज़्यादा है उसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, जिस गैस का टेम्परेचर कम है उसकी इंटरनल एनर्जी कम है। अगर हम लोग एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंटरनल एनर्जी होती है सम ऑफ ऑल पॉसिबल एनर्जी द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस में पोजेस। तो कोई भी गैस की जो मॉलिक्यूल होती है उसके पास में जितनी पॉसिबल एनर्जी होती है उस पॉइंट ऑफ टाइम में, सभी एनर्जी की सम जो होगी एग्रीगेट, एज एन एग्रीगेट उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं। जैसे कि किसी गैस के पास क्या क्या एनर्जी हो सकती है, सबसे पहले गैस के मॉलिक्यूल्स मोशन में होंगे तो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा, उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स के पास में सर्टेन मास होता है, वो तो मासलेस पार्टिकल तो नहीं होते। तो किसी भी दो पार्टिकल जिनका मास होता है उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स रहती है, और जहाँ कहीं भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वहाँ पे जो होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी वहीं पे एग्जिस्ट करेगी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी भी होगी गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ सकती है, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। नेक्स्ट क्या आ सकती है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं वो मूवमेंट होने के साथ साथ वो रोटेट भी तो कर सकते हैं। अगर वो एक एक्सिस का लंग मूव करेंगे तो हमने कहा काइनेटिक एनर्जी, वो रोटेट भी कर सकते हैं। तो अगर रोटेट करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि रोटेशनल एनर्जी, ठीक है, रोटेशनल एनर्जी हो सकता है। अच्छा, उसके साथ साथ वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकता है, वाइब्रेशनल एनर्जी भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ऐसे टाइप के कई सारे एनर्जी और भी होते हैं जिसको हम लोग इंटरनल एनर्जी के अंदर कैलकुलेट करते हैं या फिर इंक्लूड करते हैं। बेसिकली अगर कहा जाए इंटरनल एनर्जी की अगर हम लोग डेफिनेशन लिख दें तो इंटरनल एनर्जी होती है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल एनर्जीज द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस में पोजेस, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस में पोजेस, ठीक है, में पोजेस। अच्छा, यह भी याद रखेंगे। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस के पास जितनी एनर्जी पॉसिबल है सभी को हम लोग इंटरनल एनर्जी लिखेंगे, और यही एक चीज़ है जो कि टेम्परेचर को डिफाइन करती है एक गैस की, ठीक है। तो टेम्परेचर का जो मेन डिटर्मिनेंट है वो कौन है, इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी के अंदर क्या क्या आता है, काइनेटिक, पोटेंशियल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एनर्जी, बहुत कुछ आ सकता है उसके अंदर, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अच्छा, तो ये है दो चीज़ें। अब हम लोग तीसरा चीज़ लिखेंगे वो है हीट, तीसरा चीज़ लिखेंगे वो है हीट। हीट होती है बेसिकली मूवमेंट या फिर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी को हम लोग हीट कहेंगे, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी को हम लोग हीट कहते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई कहे, अगर आपको कोई कहे कि 20 मतलब गैस इज हैविंग 20 जूल ऑफ एनर्जी, 20 जूल ऑफ हीट अगर कोई लिख दे तो ये स्टेटमेंट पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि हीट का मतलब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी दर्शाता है, एक्सचेंज होता है। यहाँ पे 20 जूल ऑफ एनर्जी, इसका मतलब ये जो है यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं कि यहाँ पे जो है नो एक्सचेंज, यहाँ पे जो है ये सिस्टम आइसोलेटेड है, मतलब अभी कोई एक्सचेंज नहीं हो रही है। जब कोई एक्सचेंज नहीं होगी एनर्जी की तो उसको हीट कहना गलत होगा, तो इसको हम लोग हीट नहीं कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कि 20 जूल ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, 20 जूल ऑफ एनर्जी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो हीट ये जो टर्म है वो कब अराइज होगा, वो तभी हम लोग यूज़ करेंगे जब किसी दो सिस्टम के बीच में डिफरेंट, या फिर हम लोग कहेंगे दो सिस्टम के बीच में हीट की एनर्जी की एक्सचेंज होगी। एनर्जी की जब भी मूवमेंट होगी कोई दोनों सिस्टम के बीच में, तब हम लोग कहेंगे कि हीट फ्लो हो रही है, ठीक है, हीट फ्लो हो रही है। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे गौर करके रखना है, इंटरनल एनर्जी और हीट के बीच में बहुत अच्छा सा रिलेशन आता है। सिंस हमने कहा था कि U प्रोपोर्शनल टू T होता है, तो एट सेम टेम्परेचर क्या होगा कि U जो होगा सेम होगा, U विल बी क्या हो जाएगा, सेम, या फिर कांस्टेंट कह सकते हैं, कांस्टेंट हम लोग कह सकते हैं एट सेम टेम्परेचर। तो कोई भी दो सिस्टम जिनकी टेम्परेचर सेम है उन दोनों को अगर हम लोग कंडक्टिंग एक पाथवे से अगर हम लोग कनेक्ट करें, फॉर एग्जांपल आप दो मेटेलिक कंटेनर लीजिए जिसके अंदर गैस जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन होके है,
ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो कंटेनर लेता हूँ, ये पहला कंटेनर, ये दूसरा कंटेनर, इस सब में एक गैस प्रेजेंट है, ठीक है। ये 40 डिग्री सेल्सियस में है, ये भी 40 डिग्री सेल्सियस में है। अच्छा, अगर मैं क्या करूँ, अभी मैंने इन दोनों के बीच में एक मेटालिक रॉड से एक कनेक्शन बना दिया। मेटालिक रॉड जो है वो कंडक्टिंग होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हीट जो है वो फ्लो नहीं करेगा, एनर्जी फ्लो नहीं करेगी, यहाँ पे हीट नहीं आएगा बिल्कुल भी। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे सिंस इन दोनों का जो है टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये दोनों कंटेनर का इंटरनल एनर्जी भी सेम है। इंटरनल एनर्जी सेम है तो यहाँ पे हीट आपकी फ्लो नहीं करेगी। हीट कभी फ्लो करेगी? ओनली इफ देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस अगर कहीं पे एग्जिस्ट कर रही है किसी दो सिस्टम के बीच में, तो वहीं पे हीट फ्लो करेगी, ठीक है। अब हीट कहाँ से कहाँ तक फ्लो करती है? वो फ्लो करती है बेसिकली हायर टेम्परेचर से लेके लोअर टेम्परेचर तक, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पे अगर इसका मैंने टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस अगर मैंने रखा, तो अब यहाँ पे हीट कहाँ फ्लो करेगा? हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक। मतलब 55 डिग्री वाले से इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, तो ये ए टू बी फ्लो करेगा, ठीक है। हमेशा हाई टू लो करता है। इसको मैं लिख देता हूँ हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो हीट क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। कहाँ से कहाँ तक? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अब हीट हम लोग तभी यूज़ करेंगे जब क्या होगी? एनर्जी की मूवमेंट होगी या फिर एनर्जी की एक्सचेंज होगी। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हीट हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। अगर कोई दो सिस्टम के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वहाँ पे हीट नहीं फ्लो करेगी। अगर टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है तो हीट फ्लो करेगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पे जो U होती है, मतलब इंटरनल एनर्जी होती है, वो क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स को फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स से डिफ्रेंशिएट करता है, और वो है साइन कन्वेंशन। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन। अच्छा, साइन कन्वेंशन के समय हम यहाँ पे एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो चलिए यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री लिखते हैं, केमिस्ट्री, और यहाँ पे हम लिखेंगे फिजिक्स, ठीक है। केमिस्ट्री यहाँ पे लिखेंगे फिजिक्स। तो सबसे पहला पॉइंट होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मेन कॉन्सेप्ट है या फिर यहाँ पे मेन पैरामीटर है जो कि केमिस्ट्री के जो थर्मोडायनेमिक्स में जो साइन कन्वेंशन आते हैं वो फिजिक्स को वहाँ से डिफ्रेंशिएट करती है। वो आती है कि केमिस्ट्री में फोकस ऑन सिस्टम, और फिजिक्स के केस में फोकस ऑन सराउंडिंग। फोकस ऑन सराउंडिंग, और केमिस्ट्री के केस में फोकस ऑन सिस्टम। तो चलिए एक एक करके स्टडी करते हैं। पहला, अगर गैस एक्सपैंड कर रहा है, गैस एक्सपैंड कर रहा है, मतलब क्या क्या यहाँ पे पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं? वी आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वी इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, उसके बाद में मैं यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट ले लेता हूँ, ठीक है। टेम्परेचर में यहाँ पे कांस्टेंट ले रहा हूँ, और हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर? प्रेशर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो यहाँ पे जो होगा वर्क डन बाय गैस क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्सपैंड करते समय वर्क डन बाय गैस होता है नेगेटिव, और यहाँ पे एक्सपैंड करते समय वर्क डन बाय गैस होता है पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि
गैस जब एक्सपैंड करती है तो वो क्या करेगी, गैस का एक्सपेंशन होना मतलब हीट रिजेक्शन का ही एक फॉर्म होता है। गैस का एक्सपेंड करना मतलब हीट रिजेक्टेड टू एनवायरनमेंट, हीट रिजेक्टेड टू सराउंडिंग। ठीक है, तो सराउंडिंग में कभी भी हीट अगर रिजेक्ट हो गई, हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम के रिस्पेक्ट से सोचेंगे, फिजिक्स में सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से। तो हीट अगर सराउंडिंग को मिले, हीट अगर सराउंडिंग को मिले तो हम लोग लिखेंगे वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव, जो कि फिजिक्स के रिस्पेक्ट में होता है। अब केमिस्ट्री में रिस्पेक्ट में हम लोग सिस्टम से देखेंगे, लेकिन सिस्टम में क्या हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है सिस्टम से, मतलब सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है ना, तो वर्क डन बाय गैस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो यही एक मेन चीज़ है जो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स को अलग करती है इसी कन्वेंशन में, कि वर्क डन अगर एक्सपैंड होगा तो गैस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, वर्क डन बाय गैस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर केमिस्ट्री में देखेंगे, फिजिक्स में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, फिर गैस जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो साइन फिर से उल्टी हो जाएंगी। गैस का कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब क्या, गैस का कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब, अगर मैं सेकंड की बात करूं, गैस का कॉन्ट्रैक्ट होना, तो गैस का कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब क्या, इसका मतलब है कि हीट एक्वायर करना, हीट को एक्वायर करना फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन बाय गैस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि हीट वो एक्वायर कर रही है। अच्छा, यहाँ पे वर्क डन बाय गैस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे उसके बाद में आता है कि जो भी जितने साइन कन्वेंशन होते हैं, कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा, डेल यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। टेम्परेचर रिड्यूस होने से डेल यू विल बी नेगेटिव। डेल यू मतलब होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अच्छा, उसके बाद में हम लोग और भी चीज़ें देख सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम, वो पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग देख सकते हैं, वो अपने अलग अलग केसेस में अलग अलग होते हैं। लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स के बीच में वर्क डन के केस में ही मेन कन्फ्यूजन यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि बिल्कुल भी आपको नहीं रखना है दिमाग में, नहीं तो एग्ज़ाम में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है ये। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में हमने जो यहाँ पे वर्क लिखा है ना, हमने जो यहाँ पे लिखा है वर्क मतलब क्या है, हमने लिखा है थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग बेसिकली बात करते हैं मैकेनिकल वर्क की, जो होता है मूवमेंट ऑफ पिस्टन। अच्छा, अब हम लोग एक नया चीज़ देखेंगे, वो होता है कि अगर आप लोग ध्यान से सोचें, अगर आप लोग सोचने की कोशिश करें ज़रा, कि जो हमने किसी गैस को एक्सपैंड अगर करवाया, तो बेसिकली क्या होता है कि हीटिंग ऑफ अ गैस, अगर मैं आपको बात करूं कि हीटिंग ऑफ गैस, तो यहाँ पे बेसिकली क्या क्या फिनोमेना होती है। हीटिंग ऑफ गैस पे हम लोग क्या देंगे, एक हीट देंगे, हम लोग क्या देंगे, थोड़ा एनर्जी सप्लाई करेंगे। अब जब एनर्जी सप्लाई करेंगे तो दो चीज़ें होंगी। पहली बात यह है कि एनर्जी सप्लाई जब करेंगे तब क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा गैस का। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है कि टेम्परेचर अब किसी को जब आप हीट देते हो, एनर्जी देते हो किसी बॉडी को, किसी सिस्टम को, तो उसकी टेम्परेचर क्या होती है, इंक्रीज होती है। अच्छा, उसके बाद में अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कांस्टेंट पकड़ें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, एज पर आइडियल गैस इक्वेशन। तो हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग किसी गैस को हीट करेंगे तो दो चीज़ें होंगे। पहली बात तो ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगी, और दूसरी बात यह है कि वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगी एज पर आइडियल गैस इक्वेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हीट करते हैं ना किसी गैस को, तो पार्ट ऑफ हीट या फिर एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, पार्ट ऑफ एनर्जी वो कहाँ पे जाता है, वो जाता है इंक्रीजिंग टेम्परेचर। लेफ्ट पार्ट मतलब जितना पार्ट बचा वो जाएगा इंक्रीजिंग वॉल्यूम में। अब आप भी पूछ सकते हो कि वॉल्यूम को इंक्रीज करने में भी कुछ हीट क्यों लगेगा। ये तो समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हीट लगता है, लेकिन वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए हीट क्यों लगेगा। हीट इसलिए लगेगा क्योंकि आप जो वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है, अगर आप एक पिस्टन लगा रहे हो, फॉर एग्जांपल ये जो पिस्टन लगा रहे हो, जो पिस्टन है
उसके बाद में ये जो वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है इस पिस्टन का, मतलब ये जो कंटेनर है इसका वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है तो यहाँ पे जो है पिस्टन अगर ऊपर जाएगा तो ये पिस्टन को मूवमेंट, इसका मूवमेंट तो फ्री तो नहीं है, इसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। इसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है। किसका फोर्स लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। पिस्टन के ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपना फोर्स दे रहा है, PATM, ठीक है। तो अगर ये पिस्टन ऊपर की तरफ चलेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर उसके ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है ये पिस्टन उसके अगेंस्ट वर्क करेगा। ये पिस्टन अगर ऊपर चला जाए तो ये क्या करेगा? एटमॉस्फेयर का जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स के अगेंस्ट काम करेगा। तो फोर्स के अगेंस्ट काम करेगा तो उसको जो है आपको बाहर से कुछ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो वो अच्छे से उठ नहीं पाएगा ऊपर, वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है उसकी कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो वॉल्यूम को इंक्रीज करने में जाती है। और हम लोग जानते हैं कि मैकेनिकल वर्क की कॉन्सेप्ट क्या होती है, कि यही बेसिकली हम लोग मैकेनिकल वर्क कहते हैं, कि जिस वर्क से पिस्टन का मूवमेंट हो उसको हम लोग मैकेनिकल वर्क कहेंगे। तो ये बेसिकली यूजफुल वर्क हम लोग कहते हैं, यूजफुल वर्क इसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि इसी वर्क से जो है हमारे सभी इंस्ट्रूमेंट, हमारे सभी मशीनरी इसी वर्क से चलते हैं, कि पिस्टन का ऊपर नीचे ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हिलना पिस्टन का, इसी से जो है जो इंजन्स होते हैं, जितने भी ऑटोमोबाइल में, गाड़ी में जितने इंजन्स होते हैं उनके अंदर तो पिस्टन होता है, पिस्टन के मूवमेंट से ना वो गाड़ी चलता है, इसलिए इसको हम लोग यूज़फुल वर्क कहते हैं। और टेम्परेचर इंक्रीज करने में जो वर्क गया, जो एनर्जी गया, उसको हम लोग कहेंगे नॉन यूजफुल वर्क, ठीक है। नॉन यूजफुल वर्क में कोई भी यूजफुल हम लोग मैकेनिकल काम कुछ भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप पिस्टन का ही ले लीजिए। ऑटोमोबाइल में जो गाड़ी का इंजन में जो पिस्टन होता है, पिस्टन का वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज होता है, इसलिए हम लोग जो है उसके साथ जो लगा हुआ एक्सल है उसको मूव करवाते हैं और गाड़ी जो है वो चलता है। लेकिन पिस्टन को मूव करवाते समय भी क्या होता है कि उसके अंदर जो गैस है उसकी टेम्परेचर भी इंक्रीज होती है, लेकिन उसकी टेम्परेचर इंक्रीज होने से हमारे गाड़ी को चलाने में तो कोई आसानी तो नहीं है। गाड़ी को चलाने में तो कोई तो वहाँ से हेल्प तो हमें नहीं मिल रहा, कोई असिस्टेंस हमें नहीं मिल रहा। तो वो पार्ट जो एनर्जी है, वो पार्ट ऑफ हीट जो है, वो जो गई गैस की हीट को इंक्रीज करने में, वो नॉन यूजफुल वर्क है। और जो लेफ्ट पार्ट है, जो एनर्जी बच गई, वो आपका यूजफुल वर्क बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर मतलब ये जो नॉन यूजफुल वर्क में जाता है वो होता है चेंज इन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। और ये जो जाता है ये होता है डेल डब्ल्यू, मतलब होता है ये वर्क डन जितना हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। कोई भी गैस में तो जितने भी हम लोग एनर्जी देते हैं, एक सर्टेन पार्ट ऑफ एनर्जी गैस के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में जाती है, जिसको हम लोग इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज कहते हैं, या फिर नॉन यूजफुल वर्क। तो इसको हम लोग कहते हैं डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये क्या बन गई? ये बन गई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। ये हम लोग सेपरेट वीडियो में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट में आपको समझाना है कि प्रोसेसेस कितने टाइप के होते हैं। एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस और एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। चलिए, प्रोसेस की मैं अगर बात करूं, प्रोसेस में दो आते हैं, एक होता है कि इरिवर्सिबल और एक होता है रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में क्या डिफरेंस है? इरिवर्सिबल मतलब वो है कि जो प्रोसेस को आप विदाउट एक्सटर्नल असिस्टेंस आप रिवर्स नहीं कर सकते, वो होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। और रिवर्सिबल वो प्रोसेस होता है कि जिसको आप विदाउट एनी असिस्टेंट आप रिवर्स कर सकते हो उस प्रोसेस को, उसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि मैं पहले इरिवर्सिबल का एग्जांपल उठाता हूँ। इरिवर्सिबल के केस में आप एक सोच लो कि जैसे कि मेरे पास में एक कंटेनर है, यहाँ पे ऊपर में मेरा एक पिस्टन है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मेरे पास में एक बकेट में, एक बाल्टी में थोड़ा सा सैंड है मेरे पास में, ये सैंड है मेरे पास में, ये एक बकेट है, इसके पास में क्या है? सैंड है।
अब मैं अगर इस पूरे सैंड को एक साथ अगर मैं डाल दूं इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ये पिस्टन क्या होगा, ये पिस्टन सैंड का जो वेट है उस वेट के कारण थोड़ा सा नीचे चला आएगा। ये पिस्टन जो है ये क्या हो जाएगा, सैंड के वेट से नीचे आ गया, ठीक है। और यहाँ सैंड जो है वो पिस्टन के सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को जो कि बहुत फास्ट हो जाए, सैंड बैग को आप अगर बहुत जल्दी डाल दोगे तो वो बहुत फास्ट प्रोसेस होगा ये, तो इसको हम लोग इरिवर्सिबल कहेंगे। तो ये है बेसिकली एक फास्ट प्रोसेस, ठीक है। स्टार्टिंग एंड एंडिंग इन इक्विलिब्रियम, मतलब प्रोसेस के स्टार्ट होने से पहले और प्रोसेस के ख़त्म होने के बाद ही वो सिस्टम जो है एनवायरनमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा। मतलब एनवायरनमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब ये है कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहे हैं उसके बाद। स्टार्टिंग से पहले, स्टार्टिंग मतलब आप जब ने सैंड बैग को डाला, और एंडिंग के बाद मतलब जब पूरा का पूरा सैंड आप पिस्टन के ऊपर डाल चुके हो तो वो उसकी एंडिंग हो गई। एंडिंग के बाद इक्विलिब्रियम में है और स्टार्ट होने के पहले इक्विलिब्रियम में है। लेकिन इस प्रोसेस में, मतलब इस प्रोसेस में जब वो सैंड बैग गिर रहा था और जब ये पिस्टन नीचे आ रहा था उस प्रोसेस में, लेकिन ये जो है मूव कर रहा था पिस्टन, तो मूव कर रहा था तो इसलिए जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं था, सराउंडिंग के इक्विलिब्रियम में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम, ये जो गैस है अंदर गए, इस अंदर वाले गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे थे जैसे ये सैंड गिर रहा था इसके ऊपर। तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस है और जो स्टार्टिंग और एंडिंग में इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल कहते हैं। क्योंकि आप इंटरमीडिएट कोई भी प्रोसेस में इस चीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि रिवर्सिबल होने के लिए रिवर्सिबल उसी पॉइंट में होगा जिस पॉइंट में ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम रहेगा सराउंडिंग के साथ। अगर इक्विलिब्रियम में ही नहीं है किसी इंटरमीडिएट पोजीशन में, ओनली स्टार्टिंग एंड एंडिंग में ही इक्विलिब्रियम में है, तो आप बीच में से कभी भी इसको रिवर्स नहीं कर सकते इस प्रोसेस को, तो इसको हम लोग रिवर्सिबल कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं रिवर्सिबल की बात करूँ, बड़ा सिंपल है रिवर्सिबल को समझना। हमने यहाँ पे क्या किया, जितना बकेट के अंदर जितना कंटेंट था एक बार में हमने डाल दिया पिस्टन के ऊपर। अब एक बार नहीं डाल के अगर हम लोग सैंड को एक एक सैंड का एक एक पार्टिकल को धीरे धीरे से रखेंगे पिस्टन के ऊपर, धीरे धीरे से हमने रखा पिस्टन के ऊपर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसको समझ सकते हैं कि सैंड का मैं 2 पिस्टन बनाता हूँ, ये 2 कंटेनर है, और ये जो सैंड है, सैंड का एक पार्टिकल आपने डाला, फिर दूसरा पार्टिकल डाला, ऐसे करके एक एक पार्टिकल आप सैंड का डाल रहे हो, तो पिस्टन क्या होगा, पिस्टन वेरी स्लोली कंप्रेस होता चला जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा, ये सैंड पार्टिकल यहाँ पे आ गया, पिस्टन नीचे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी पिस्टन नीचे ही जा रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये है वेरी स्लो प्रोसेस, ये प्रोसेस तो बहुत स्लो है, और इक्विलिब्रियम एट ऑल इंटरमीडिएट स्टेप्स। सिंस ये प्रोसेस जो है इतना धीरे धीरे हम लोग चला रहे हैं, इसलिए जो है ये प्रोसेस हर एक स्टेप में इक्विलिब्रियम रहेगा सराउंडिंग के साथ, ठीक है। अगर आप कोई प्रोसेस बहुत जल्दी करवाते हो तो वो हमेशा इरिवर्सिबल होता है, लेकिन जब आप उस प्रोसेस को वेरी स्लोली या इनफाइनाइटेसिमली रेट में अगर चलाएंगे, बहुत स्लोली चलाएंगे, तभी जाके वो रिवर्सिबल कहलाती है, मतलब इक्विलिब्रियम एट एवरी इंटरमीडिएट स्टेप, ठीक है। अब इंटरमीडिएट स्टेप कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे इंटरमीडिएट स्टेप, क्योंकि सैंड के पार्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू इन्फिनिटी। आप सैंड पार्टिकल्स को काउंट नहीं कर सकते। एक बकेट या फिर एक सैंड का बैग अगर लोगे, उसके अंदर कितने सैंड पार्टिकल्स हैं, दे आर ऑलमोस्ट इन्फिनिटी, इनफाइनाइट सैंड पार्टिकल्स हैं। तो इनफाइनाइट इंटरमीडिएट स्टेप्स होंगे, और हर एक स्टेप में क्या होगा, पिस्टन जो है बहुत कम कंप्रेस होता है। आप उसको कह सकते नेग्लिजिबल कंप्रेशन होता है, जीरो कंप्रेशन नहीं होगा, नेग्लिजिबल कंप्रेशन होता है, ठीक है। नेग्लिजिबल कंप्रेशन होगा इनफाइनाइट टाइम्स, तो उसको हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे जो है वेरी स्लो प्रोसेस है।
और नेग्लिजिबल कंप्रेशन होने के कारण ये जो सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ हमेशा इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। मतलब इसकी प्रेशर और वॉल्यूम इतनी कम अमाउंट से चेंज होंगे कि हम लोग इसको बहुत अच्छे से इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। लेकिन इरिवर्सिबल के केस में क्या है कि इतना ज़्यादा चेंज आ जाता है प्रेशर और वॉल्यूम में या फिर टेम्परेचर में कि आप उसको रिवर्सिबल कह नहीं सकते, वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम में ये है कि ऐसा आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल वॉल्यूम या फिर हम लोग कह सकते हैं कि वॉल्यूम पहले अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 में 180 एम था और गैस जो है कंटेनर के अंदर उसका भी 180 एम था। इरिवर्सिबल के केस में क्या हुआ कि जब आपने एक सैंड बैग डाल दिया उसके ऊपर तो उसका वॉल्यूम उसका प्रेशर जो है अचानक से 580 एम हो गया। तो 180 एम और 580 एम बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो वो क्या है इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। लेकिन रिवर्सिबल के केस में क्या हुआ कि पहले जो है 180 एम था, अब बाद में जो है आपने जब एक सैंड पार्टिकल डाला तो प्रेशर गैस का जो है अंदर में बहुत कम इंक्रीज हुआ, मतलब 1.0001, इसको आप ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 कह सकते हो। मतलब ये जो इंक्रीज हुआ ये नेग्लिजिबल इंक्रीज है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है सिस्टम जो है एक सैंड पार्टिकल के डालने के बाद नियर इक्विलिब्रियम है सराउंडिंग के साथ। तो वही है रिवर्सिबल जो कोई भी प्रोसेस होती है उसकी एग्जाम्पल वही है, ठीक है। तो आज हमने लेक्चर में यही बताना था कि वर्क, इंटरनल एनर्जी, हीट, इसके बारे में हमने पढ़ा। साइन कन्वेंशन, क्या क्या कन्फ्यूजन होती है केमिस्ट्री फिजिक्स में वो हमने क्लियर करवाया। और प्रोसेसेस के बारे में हमने पढ़ा कि कौन सा रिवर्सिबल होता है, कौन सा रिवर्सिबल होता है। आगे भी कई सारी चीज़ें हमने हीट की कैलकुलेशंस, फार्मूले हमने देखने हैं। फिर ग्राफ के बारे में थोड़ा सा हमें जो है ग्राफ के बारे में एनालिसिस करना है, तो वो हम लोग कमिंग लेक्चर में करेंगे। वीडियो के बारे में कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड गुड बाय।